अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान नियाज़ई एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की हमारी इस नशिस्त का मौजू वेटेड मीन है। अपनी पिछली नशिस्तों में हम बड़ी तफसील से देख चुके हैं कि सिंपल मीन या अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज या औसत क्या होती है। उसका हमने मैथमेटिकल फार्मूला भी देखा था और उसकी एक आध हमने एग्जांपल भी काफ़ी तफसील से सॉल्व की थी। और आज की इस नशिस्त में हम उसी से मिलते जुलता एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम वेटेड मीन कहते हैं। उस पर हम आज थोड़ा सा गौर करेंगे, नज़र डालेंगे। और सबसे पहले हम आज के लेक्चर के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर को भी हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले वेटेड मीन का जो है ब्रीफ ओवरव्यू होगा। उसके बाद हम वेटेड मीन के मैथमेटिकल फार्मूला पे एक नज़र डालेंगे और फिर तीसरे नंबर पर हम एक आध एग्जांपल देखेंगे वेटेड मीन की और उसको हम काफ़ी तफसील से सॉल्व करेंगे ताकि अगर कोई इबहम रह जाता है आपके जहन में या कोई कन्फ्यूजन रह जाती है वेटेड मीन के हवाले से तो वो बिल्कुल क्लियर हो सके। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपने पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है ब्रीफ ओवरव्यू का सेक्शन है। तो अगर मैं वेटेड मीन को पहले रफली डिफ़ाइन कर दूं तो उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी कि वेटेड मीन कैन रफली बी डिफाइंड एज एन एवरेज और मीन computed by assigning different weights to some of the individual values। इससे पहले हम देख चुके हैं कि मीन क्या होता है या सिंपल मीन, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज क्या होती है। तो ये भी बिल्कुल वही चीज़ है, यानी कि मीन ही है और एवरेज ही है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि पहले जो हमने मीन निकाला था या जो एवरेज निकाली थी तो उसमें हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ थी हमने उन सबको बराबर ट्रीट किया था और सबको एक जितना वेट दिया था। मिसाल के तौर पर हमने जो मीन वाला लेक्चर था उसमें एक आध एग्जांपल देखी थी जहां हम बाबर आजम के स्कोर्स हमने डिस्कस किए थे और उन स्कोर्स में वो स्कोर्स उन्होंने मुख्तलिफ़ टीम्स के साथ जो मैचेस हुए थे उसमें उन्होंने वो स्कोर्स बनाए थे, पीएसएल की टीम्स थी। तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि वहाँ पे हमने जितने भी उन्होंने स्कोर्स बनाए थे और जितने भी मैचेस खेले थे उन सबको हमने इक्वली ट्रीट किया था। हालांकि जो टीम्स जिन टीम्स के साथ उनके मैचेस हुए थे वो डिफरेंट टीम्स थी, यानी उनमें से कोई टीम अच्छी भी हो सकती है, कोई टीम उसमें से थोड़ी कमज़ोर भी हो सकती है, लेकिन उस एग्जांपल में हमने जितने भी स्कोर्स थे उस सबको हमने एक ही वेट असाइन किया था और एक ही वैल्यू दी थी। लेकिन अगर हम आइडियली देखें और अगर हम उससे सही रिज़ल्ट अखज़ करना चाहें तो हमें चाहिए था कि वहाँ पर हम हर इनिंग को उतना ही वेट देते या उतनी ही वैल्यू देते कि जितनी स्ट्रेंथ थी अपोजिट टीम की, यानी हमने सारी टीम्स को एक जैसी वैल्यू दे दी। तो उससे जो रिज़ल्ट्स हमारे पास आएंगे वो कुछ मिसलीडिंग होंगे, क्योंकि एन मुमकिन है कि जो किसी प्लेयर ने रन्स बनाए हों वो सारे कमज़ोर टीम्स के ख़िलाफ़ बनाए हों, लेकिन जब एवरेज निकालने की बारी आई तो एवरेज तो वो ज़्यादा शो हो रही होगी। और एन मुमकिन है कि एक प्लेयर ऐसा है जिसने अच्छी टीम के साथ मैच खेला है और उसकी एवरेज अगर कम है तो उसमें वो चीज़ शो नहीं होती। तो उस चीज़ को कैटर करने के लिए कि अगर बिलफर्ज आपके पास वैल्यूज़ हैं और उन वैल्यूज़ की डिफरेंट वेट्स आप असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमारे पास वेटेड मीन का कॉन्सेप्ट है। और बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल वही है, यानी कि हमने मीन उसी तरह फाइंड करना है, बस सिर्फ वो जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने डिफरेंट वेट्स असाइन कर देने हैं। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब चलते हैं इसके मैथमेटिकल फार्मूला के ऊपर। सपोज वी हैव एन नंबर्स विद वेट्स एज, यानी कि अगेन बिल्कुल जिस तरह हमने पिछली नशिस्तों में मीन वाली गुफ्तगू की थी उसमें भी हमने कुछ नंबर्स लिए थे। क्या बिलफर्ज आप सपोज कर लें कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। उन नंबर्स को मैंने x1 x2 x3 से रिप्रेजेंट किया है और ये हमने देखा था कि यहाँ पर x जो हैं वो कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं और यहाँ पे जो स्मॉल n है वो हमें बता रहा है कि कितने नंबर्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 10 नंबर्स हैं तो ये लिस्ट 10 तक चलेगी, यानी कि हमारे पास 10 नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट है नंबर्स की और इसके नीचे W1 W2 W3 एंड वो कंटिन्यू हो रहा है WN तक। तो ये क्या चीज़ है, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ऊपर उसी के वेट्स हैं यहाँ पर। मिसाल के तौर पर x1 अगर कोई वैल्यू है तो उसको हमने कितना वेट देना है वो नीचे W1 में आएगा उसका वेट। फिर x2 है उसको हमने कितना वेट देना है वो W2 में आएगा। फिर इसी तरीके से x3 की जो वैल्यू है उसको हमने कितना वेट देना है ये W3 में आएगा। तो ये हमारे पास नंबर्स की लिस्ट आ गई और फिर उनके जो कोरस्पॉन्डिंग जो वेट्स हैं उनकी लिस्ट भी हमारे पास यहाँ पर है, ये हमने सपोज कर लिया।
अब हम अगर चाहते हैं कि इन नंबर्स का और इन वेट्स को इस्तेमाल करके वेटेड मीन हम फाइंड करें, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसका यहाँ पर फार्मूला गिवन है और बिल्कुल उसी से मिलता जुलता फार्मूला है, कुछ चेंजेस हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक्स बार, अगेन हमने पहले भी देखा था कि एक्स बार का मतलब है मीन के लिए इस्तेमाल होता है, एक्स बार मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर एक्स बार हमारे पास मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कौन सा मीन? वेटेड मीन को। तो वेटेड मीन इज इक्वल टू किसके है? तो यहाँ पर अगेन दो टर्म्स हैं, एक न्यूमिनेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। अगर हम न्यूमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर सिग्मा का सिंबल है और या समीशन का सिंबल है, और ये हमने सिंबल को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जितनी भी इस तरह की टर्म्स हैं, डब्ल्यू की टर्म्स हैं या एक्स की टर्म्स है, तो हमने इसका सम फाइंड करना है। और सम की नेचर क्या होगी, हमने सम कैसे फाइंड करना है? तो हमारे पास कुछ भी नंबर है, मिसाल के तौर पे एक्स आई है, कोई भी वैल्यू है, हमने उसको मल्टीप्लाई करना है उसके वेट के साथ, यानी डब्ल्यू आई के साथ, और फिर हमने उसको ऐड कर देना है इसी तरह बाकी वैल्यूज़ के साथ और उनके वेट्स के साथ। तो मिसाल के तौर पे आई को अगर हम 1 से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा कि W1 को हम x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर W2 को हम x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन, और फिर हम उसको ऐड कर देंगे। इसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड करके इधर नीचे लिखा हुआ है। तो अगर आपको वहाँ समझ नहीं आ रही थी तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली आई जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर आपने वो नंबर्स लिख देने जितने नंबर्स आपके पास हैं। मिसाल के तौर पर आई की वैल्यू अगर 1 होगी तो हम W1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ और इसमें ऐड करना है, फिर हमने W2 इंटू x2 ऐड करना है, फिर हमने इसमें ऐड करना है W3 इंटू x3 एंड सो ऑन। जितने भी हमारे पास n नंबर्स हैं उसके लिए हमने सब कुछ करना है, इसकी समीशन हमने फाइंड कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारे पास जो न्यूमरेटर की टर्म है वो आ जाएगी। अब अगर हम डिनोमिनेटर की टर्म की बात करें तो इसमें हमारे पास समीशन है, और समीशन किस चीज़ की है? वेट्स की है। तो इसमें सिंपली हमने क्या करना है कि हमारे पास जितने भी वेट्स गिवन है टोटल, उस सब को हमने ऐड कर लेना है। तो हमने यहाँ पे सपोज़ किया था कि हमारे पास n वेट्स हैं, तो हमने यहाँ तमाम के तमाम वेट्स को हमने ऐड कर लिया। तो जब हमने इसको ऐड कर लिया तो हमारे पास डिनोमिनेटर की टर्म भी आ जाएगी। जब हमारे पास न्यूमिनेटर की टर्म आ गई, डिनोमिनेटर की टर्म आ गई, तो अब हमने करना कुछ यूँ है कि हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट करना है, और उससे जो हमारे पास चीज़ आएगी उसको हम वेटेड मीन कहते हैं। तो ये वेटेड मीन का हमारे पास फार्मूला हो गया। अब इसकी एक आध एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि अगर आपके पास आपको वेटेड मीन कैलकुलेट करने का कहा गया है तो आप कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिस्टेड है और मैं इसको पहले आपको पढ़कर सुना देता हूँ। फॉलोइंग आर 2 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, यानी कि नीचे हमें टेबल दिया गया है और यहाँ पर 2 आइसोटोप्स गिवन हैं क्लोरीन के, और हमने क्या करना है? फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन एटम। तो हमने क्या करना है? हमने क्लोरीन एटम का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो कोशिश करता हूँ थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूँ कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है। यहाँ पर आइसोटोप्स की टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं या एटम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। थोड़ा सा केमिस्ट्री देख लेते हैं और फिर ताकि आपको सॉल्व करने में और क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? अगर आप पहले हम इस सिंबल को देख लें तो यहाँ पर जो पहला क्लोरीन का एटम है जिसमें नीचे 17 लिखा हुआ है, ऊपर 35 लिखा हुआ है, तो 17 का मतलब क्या है? 17 इसका एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं कि एक एटम में कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 17 क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स हैं। उसके बाद ऊपर 35 लिखा हुआ, तो 35 क्या है? 35 उस एटम का एटॉमिक मास है। तो टोटल मास, एटॉमिक मास 35 AMU है। और मास, एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट होता है एटम का, तो वो भी हम देख लेते हैं। वो ऐसे होता है कि हमारे पास जो प्रोटॉन का मास होता है वो 1 AMU की इक्वल होता है। यहाँ पे AMU एक मखसूस यूनिट है, उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक यूनिट जो मास होता है वो हमारे पास प्रोटॉन का होता है। सिमिलरली बिल्कुल इसी के इक्वल न्यूट्रॉन का भी मास होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस इक्वल होते हैं और दोनों के मासेस जो हैं वो 1 AMU होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी स्मॉल होता है। तो उसको हम कंसिडर ना भी करें, उसको इग्नोर भी कर दें तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर एटॉमिक मास लिखा हुआ है किसी भी एटम का, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन्स की मास लिखी हुई है, उसके अंदर हमने ऐड किया है न्यूट्रॉन्स की मास। तो जितनी भी एटॉमिक मास है उसमें प्रोटॉन्स की मास और न्यूट्रॉन्स की मास हमने ऐड की हुई है। और हर प्रोटॉन और हर न्यूट्रॉन की मास कितनी है?
1 AMU है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास 17 अगर प्रोटॉन्स हैं तो उसमें हमने क्या ऐड करना है, तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होंगे। तो हमने 17 हमारे पास प्रोटॉन्स थे, 18 हमारे पास न्यूट्रॉन्स थे, और 17 और 18 को जब आप ऐड करते हैं तो 35 हमारे पास टोटल एटॉमिक मास आ जाता है। तो इसी तरह अगर हम नीचे वाले आइटम पे देखें तो हमारे पास 17 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर 37 टोटल 37 एटॉमिक मास है। तो इसका मतलब है 37 माइनस 17 अगर हम करें तो इसमें 20 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये दो एटम्स क्लोरीन के हैं, दोनों में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो चूँकि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो एटम भी सेम है, यानी क्लोरीन का ही एटम है। लेकिन इसमें एक चीज़ का फ़र्क है, वो ये है कि दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं। तो मिसाल के तौर पर ऊपर वाले क्लोरीन में 18 न्यूट्रॉन्स हैं और नीचे वाले क्लोरीन में 20 न्यूट्रॉन्स हैं, और इस न्यूट्रॉन के फ़र्क की वजह से एटॉमिक मास में भी दोनों में फ़र्क वाक़ई हो गया है। अच्छा, अब मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी है तो आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी लंबी तमहीद बांधने का क्या मकसद था। तो वो मकसद ये था कि हमारे पास वैसे तो इस तरह के जब भी आइटम्स हों कि जहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम हो लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स यहाँ पर लिस्टेड हैं। इसके अलावा भी आइसोटोप्स होते हैं लेकिन मेन आइसोटोप्स यही हैं। तो अब है होता कुछ यूँ है, कहानी कुछ यूँ है कि जितने भी यूनिवर्स के अंदर क्लोरीन एग्जिस्ट करता है उसमें से 75.77% जो है वो ऊपर वाला क्लोरीन होता है जिसके अंदर 18 न्यूट्रॉन्स हैं या जिसके एटॉमिक मास 35 है। फिर इसी तरह 24.23% ऑफ द क्लोरीन जितना भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है उसमें से यानी 24.33% ये सेकंड जो है आइसोटोप होता है जिसमें 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसका एटॉमिक मास 37 होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर 2 एटॉमिक मास हो गए, और अगेन 35 वाला एटॉमिक मास का यहाँ पर एटॉमिक मास तकरीबन 35 होता है, और 37 वाला जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास तकरीबन 37 होता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि यहाँ पर दरअसल इशू ये था कि हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं और दोनों की मुख्तलिफ हमारे पास एटॉमिक मासेस हैं। तो अब आप जब पीरियोडिक टेबल खोलते हैं तो वहाँ पर एक ही एटॉमिक मास लिस्टेड होती है। तो अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि आप कौन सी मास वहाँ पर लिखी होती है, 35 वाले आइसोटोप की लिखी होती है या 37 वाले आइसोटोप की एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में लिखी होती है। तो उसका जवाब ये है कि इन दोनों की सेपरेट या नहीं लिखी होती, या इन दोनों में से किसी एक की नहीं लिखी होती, बल्कि इन दोनों का हम एवरेज फाइंड करते हैं, और वो एवरेज सिंपल एवरेज नहीं होती बल्कि वेटेड एवरेज होती है। सिंपल क्यों नहीं होती? क्योंकि डिफरेंट एटम्स हैं, उनकी डिफरेंट अबंडेंस है नेचर में। अकरेंस एक 75% अकर होता है और दूसरा 25% तकरीबन अकर होता है, तो दोनों में फ़र्क है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर हम वेटेड एवरेज कैलकुलेट करके पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं, क्योंकि दोनों में फ़र्क है। एक की एटॉमिक मास 35 है, एक की 37 है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में खोल कर देखेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट लिखी होगी। तो अब हमने करना क्या है कि हमने इन आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मास है उसका वेटेड एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, और मैंने यहाँ पर सोल्यूशन इसका मेंशन किया हुआ है। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन प्रोसीड एज तो स्टेप 1 अगेन हमारा बिल्कुल जैसे हमने पिछली नशिस्तों में देखा था मीन के लिए। तो अब हमने करना क्या है कि एटॉमिक मास ऑफ बोथ द आइसोटोप्स कैन बी लिस्टेड एज। तो मैंने कुछ नहीं किया, वहाँ टेबल से ही उठाकर यहाँ पर सिर्फ एटॉमिक मासेस को मैंने लिस्ट कर दिया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर दोनों आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस लिस्ट कर दिए हैं। एक एक्स्ट्रा काम किया है, वो ये किया है कि मैंने इनको असाइन कर दिए हैं नाम। तो मिसाल के तौर पर जो 35 वाला क्लोरीन एटम है उसकी जो एटॉमिक मास उसको मैंने X1 कह दिया है, दूसरे वाले के एटॉमिक मास को मैंने X2 कह दिया है। अब चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। तो स्टेप 2 में मैंने क्या किया है कि नेचुरल अबेंडेंस जो हमें गिवन थी उसको मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिया है हर एटम के लिए। और ये नेचुरल अबेंडेंस क्या है, और ये इसी को हम वेट कंसिडर करेंगे, यानी कि जितनी परसेंटेज में वो अकर होते हैं नेचर में, तो हम क्या करेंगे, हम भी उनको उतना ही वेट असाइन करेंगे। यानी एक चीज़ अगर 75% अकर होती है नेचर में तो उसको वेट भी हम 75 देंगे, और एक चीज़ 25 या 26% अकर होती है नेचर में तो उसको हम उतना ही वेट देंगे। और इसको इक्वल वेट हम नहीं दे सकते थे वरना ज़्यादती हो जाती, यानी एक एटम एक आइसोटोप ज़्यादा परसेंटेज के साथ अकर करता है उसको भी हम उतना वेट दे दें और दूसरे को भी उतना वेट दे दें, तो उससे जो एवरेज आएगी वो मिसलीडिंग होगी। तो लिहाजा ये हमारे पास वेट्स हो गए। अगेन इसको मैंने W1 और W2 का नाम दे दिया। स्टेप 3 को अगर हम देखें तो एज वी कैन सी हेयर कि यहाँ पर हमारे पास n क्या था, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ क्या था। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है, 2 आइसोटोप्स थे,
2 एटॉमिक मैसेज हमें गिवन है और हमने इन 2 एटॉमिक मैसेज की वेटेड एवरेज फाइंड करनी है। इसके बाद स्टेप 4 अगर हम देखें तो नाउ वी कैन फाइंड द न्यूमरेटर टर्म एज। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास जो फॉर्मूला था वेटेड एवरेज का, तो उसमें जो न्यूमरेटर टर्म थी जिसमें हमने वेट्स को मल्टीप्लाई करना था वैल्यूज़ के साथ और फिर उसकी समीशन फाइंड करनी थी, तो वो हमने यहाँ पर करना है। उसका जनरल फार्मूला मैंने आपके ऊपर लिखा हुआ है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर n2 है, वैल्यूज़ 2 हैं, तो ये जो काउंटिंग का सिलसिला है 1 2 जो कि n तक कंटिन्यू हो रहा था, ये अब 2 तक जाएगा। तो यानी हमारे पास 1 और 2 वैल्यूज़ हैं और इनके वेट्स को हमने इनके साथ मल्टीप्लाई करना है और इनको फिर हमने ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर जनरल टर्म मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है और फिर उसकी वैल्यूज़ को अगर हम रिप्लेस करें नीचे तो 0.7577 जो है ये उसका वेट है। फिर इसी तरीके से ब्रैकेट में जो लिखा हुआ 34.969 ये उसके एटॉमिक मास है। फिर इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करके किस चीज़ में ऐड करना है, तो नेक्स्ट टर्म में ऐड करना है। और नेक्स्ट टर्म क्या है, उसमें हमने W2 और X2 को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी वेट 2 को जो कि 0.2423 था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया X2 के साथ जो कि 36.966 था। ठीक है, यहाँ पर आपका एक सवाल हो सकता है कि ऊपर जो वेट्स थे वो 75.77 थे और 24.23 थे और मैंने जब यहाँ पर वेट्स लिखे हैं तो 0.7577 लिखा है और 0.2423 लिखा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो वेट्स लिखे हुए हैं अगर आप यहाँ पर स्टेप 2 में देखें तो ये परसेंटेजेस में वेट्स लिखे हुए हैं। तो परसेंटेज के सिंबल को जैसे ही हम इसको हटाना चाहेंगे या इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होता है, हमें 100 से डिवाइड करना होता है। तो जैसे ही हम परसेंटेज को हटाएंगे तो ये नंबर्स 100 से डिवाइड हो जाएंगे और 100 से डिवाइड होंगे तो उसका मतलब है डेसिमल की जो प्लेस है वो 2 नंबर पीछे आ जाएगी, यानी कि 75.77 0.7577 बन जाएगा और 24.23 0.2423 बन जाएगा। तो हमारे पास इस तरह हमने ये समीशन हमने फाइंड करनी है। इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका जब आंसर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 35.4530। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर की जो टर्म है वो हमारे पास आ गई है। अब हम स्टेप 5 की तरफ चलते हैं। नाउ वी कैन फाइंड द डिनोमिनेटर टर्म एज। तो हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर टर्म अब फाइंड करनी है और उसमें क्या था, डिनोमिनेटर टर्म में हमने सिर्फ वेट्स का सम फाइंड करना था। तो वेट्स का सम का जो जनरल फार्मूला था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इस वेट्स का जो जनरल फार्मूला था इसमें n तक वैल्यूज़ जा रही थी, जबकि हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो वैल्यूज़ यहाँ पर 2 तक जाएंगी। हमारे पास 2 वेट्स थे, W1 था और W2 था। हमने सिंपली उन 2 वेट्स का सम फाइंड कर लेना है। तो अगर आप इसका सम फाइंड करेंगे तो हमारे पास एंड पे अगर आप देखें लास्ट स्टेप में तो हमारे पास समीशन जो है वो 1 आई है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया, हमारे पास न्यूमरेटर आ गया। अब हमने क्या करना है, स्टेप 6 में चलते हैं। नाउ वी कैन यूज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द वेटेड मीन एज। तो अब हमने सिंपली वेटेड मीन का यहाँ पर फार्मूला यूज़ करना है, उसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू डालनी है, न्यूमरेटर की वैल्यू डालनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जब हमने वैल्यूज़ डाली हैं, हमारे पास फार्मूला यहाँ पर लिस्टेड था ऊपर, हमने यहाँ पर वैल्यूज़ डाली हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 34.4530 की वैल्यू आई थी, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 की वैल्यू आई थी और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 35.4530। इसी चीज़ को, इसी आंसर को मैंने स्टेप 7 में प्रॉपर वे में मैंने लिख दिया है फॉर्मली। तो वेटेड मीन जो हमारे पास आया है 35.4530 AMU आया है, यानी कि 2 आइसोटोप्स जो डिफरेंट परसेंटेजेस के साथ अकर कर रहे थे, हमने उनको डिफरेंट वेट्स असाइन करके उनका वेटेड मीन फाइंड किया है, उनकी वेटेड एवरेज फाइंड की है और यही वो एवरेज है जो कि आपके पीरियोडिक टेबल्स में दर्ज होती है। तो अभी भी अगर आप गूगल पे जाकर सर्च कर लें और पीरियोडिक टेबल खोल लें तो वहाँ पर जो वेटेड वहाँ पर जो एटॉमिक मास लिखी होगी क्लोरीन की वो 37 नहीं होगी, ना ही वो 35 होगी, बल्कि वो 35.4530 होगी, जो कि वेटेड मीन से के ज़रिए से उसके जो मेथड है उसके ज़रिए से कैलकुलेट की गई है। तो यहाँ पर हमारी आज की ये नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।